Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a topic that is new to you because you are in a new semester now. This topic is in BA third semester, that is BA Part 2. Okay, so the topic is concept and historical perspective of secondary education in India, obviously. तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। मेरे वीडियोस 950 वीडियोस होने वाले हैं। तो मैंने सोचा और समय की मांग भी है कि अब चूंकि आपको मेजर माइनर के हिसाब से पढ़ना है, यानी कि एक टॉपिक पर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज भी होनी चाहिए और उसी टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि उस पे किस तरीके के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के उस पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मैंने अब ये सोचा है और ये कोशिश करूंगी कि बीए के टॉपिक एटलीस्ट यूजी में तो अभी आपका सॉरी पीजी में तो सब्जेक्टिव ही है, पर यूजी में चूंकि माइनर आने की वजह से ये इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन देना है, तो एक ही टॉपिक को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक बार सब्जेक्टिव इन डेप्थ, जहां कंटेंट ज्यादा हो, जहां सब्जेक्टिविटी का हम ख्याल रखते हुए बात करें, और एक जगह जहां हमारा मेन फोकस होगा वो पॉइंट्स पे, खास बातों पे, ईयर पे, कब कौन चेयरमैन है, किसकी क्या खास बात है, इस तरह से, है ना। तो एक ही टॉपिक, तो ये टॉपिक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले हम इसको सब्जेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, जो मेजर वाले बच्चे हैं उनके लिए लाभप्रद होगा, और फिर हम इसको इसी टॉपिक को माइनर स्टूडेंट्स, मतलब माइनर वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एजुकेशन को माइनर विषय के रूप में लिया है, उस हिसाब से देखेंगे। ओके, तो इसी में मैंने लिख भी दिया है शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर प्रिपरेशन नोट्स, कंसेप्ट इवोल्यूशन अक्रॉस कमीशंस एंड पॉलिसीज, and the NEP 2020 and NCFSE 2023 रिफॉर्म्स। यानी कि ये हम शुरुआत से चलेंगे और उसके बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद राष्ट्रीय करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन का जो 2023 का रिफॉर्म है, वहां तक कवरेज है। ओके, तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन इज द स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। समझ रहे हैं हम कि माध्यमिक शिक्षा क्या है? जो विद्यालयी शिक्षा का जो स्टेज है, विद्यालयी शिक्षा का जो चरण है, दैट ब्रिजेस एलिमेंट्री, जिसमें प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी एजुकेशन आ जाएगा, एंड हायर एजुकेशन, यानी कि सेतु का काम करता है आपके एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच में, वही सेकेंडरी एजुकेशन है। एंड इंडिया इट ब्रॉडली कवर्स क्लासेस 9 to 12, और भारतवर्ष में कक्षा 9 से कक्षा 12 की कक्षाएं आप समझ सकते हैं कि ये सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं, और पढ़ने वाले बच्चों की उम्र 14 से 18 वर्ष लगभग। derived from the Latin secundus, following, इसका मतलब एजुकेशन दैट फॉलोज द एलिमेंट्री स्टेज। हम लोगों को सेकेंडरी का हम द्वितीयक भी ले लेते हैं, इसको हिंदी में हम लोग द्वितीयक ही तो पढ़ते हैं, इसको द्वितीयक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पर सेकेंडस का मतलब है जो उसके बाद आ रहा है। देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952-53 में बना, ये आपको पता होगा, बहुत बार हम लोगों ने इस पे बात की है। डिस्क्राइब्ड इट एज द स्टेज दैट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर बोथ लाइफ एंड हायर स्टडीज, नॉट मियरली अ ब्रिज बट कंप्लीट इन इटसेल्फ। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा है, इसको वर्णन इसका इस तरह से किया है कि ये वो चरण है, ये वो अवस्था है जो बालक को जिंदगी के लिए भी तैयार करती है, उच्च शिक्षा के लिए भी तैयार करती है, मतलब अपने आप में संपूर्ण है। जो बालक अगर उच्च शिक्षा में नहीं जा रहा है तो वो शिक्षा, उसको जीवन के लिए तैयार करना इसका काम है। नॉट मियरली अ ब्रिज बट कंप्लीट इन इटसेल्फ। केवल सेतु के, पहले कह रहा है सेतु की तरह काम कर रहा है, फिर कह रहा है केवल सेतु की तरह नहीं काम कर रहा है, अपने आप में भी संपूर्ण है। यूनेस्को ट्रीट्स इट एज टू सब स्टेजेस, लोअर सेकेंडरी एंड अपर सेकेंडरी। यूनेस्को ने इसको दो चरणों में बांटा है। लोअर मतलब कि आप कह सकते हैं निचले स्तर का सेकेंडरी, और ऊंचे स्तर का सेकेंडरी, ब्रॉडली मैचिंग इंडिया क्लासेस 9, 10, 11, 12। आप कह सकते हैं कि 9 to 10 लोअर सेकेंडरी हो जाएगा, 11 to 12 अपर सेकेंडरी हो जाएगा। एनईपी 2020 रीनेम्स दिस द सेकेंडरी स्टेज। एनईपी 2020 ने फिर इसको सेकेंडरी स्टेज के नाम से नामकरण इसका किया है। 4 साल का उसने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। हमें पता ही है कि 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हो गया है, जिसमें कि ग्रेड 9 to 12 जो आखिरी वाला 4 है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही है। ये लिख भी रहा है फिर से, विद इन दी न्यू 5+3+3+4 करिकुलर डिजाइन। ओके, देन पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द स्कूल सिस्टम। ये 5+3+3+4 वाला है फाउंडेशनल,
5 साल का है ना, 5, तो 3 से 8 साल, 5 यहाँ आ गया, +3, 8 से 11 इसको प्रिपरेटरी कहा है, +3, 11 से 14 इसको मिडिल क्लास कहा है, +14 से 18 इसको 5+3+3+4 लास्ट वाला जिसको 9 to 12 का है, यानी कि कक्षा 3 साल का प्री स्कूल प्लस क्लासेस 1 और 2 ये फाउंडेशनल में आएगा, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक फाउंडेशनल, फिर क्लासेस 3, 4, 5 प्रिपरेटरी, फिर क्लासेस 6, 7, 8 मिडिल, और क्लासेस 9 to 12 सेकेंडरी। इसको याद कर लीजिए। सेकेंडरी एजुकेशन इज द थर्ड ऑफ 4 स्कूल स्टेजेस अंडर एनईपी 2020 एंड द फाइनल स्टेज बिफोर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन के पहले की स्टेज है, स्प्लिट इनटू फेज 1 एंड फेज 2। आप इसको कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 में बांट सकते हैं, है ना। हम्म and phase 2 with the NCFSE 2023 recommending flexibility in subject choice from grade 9 itself। जब ये एक्चुअली काम करने लगेगा तो NCFSE 2023 ने कहा है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी को रिकमेंड कर रहे हैं और सब्जेक्ट की चॉइस हम ग्रेड 9 से ही स्टूडेंट्स को दे सकें। ये लाइन कुछ गड़बड़ हो गई, मैं इसी को दोबारा से देख रही हूँ कि सेकेंडरी एजुकेशन इज द थर्ड ऑफ 4 स्कूल स्टेजेस अंडर एनईपी 2020। 5+3+3+4 में तो चौथी है, ये कुछ गलत हो गया, इसको ध्यान में दीजिए। एंड द फाइनल स्टेज बिफोर हायर एजुकेशन, ये तो ठीक है, ठीक है। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके उद्देश्यों की अगर बात करें, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो प्रिपरेशन फॉर लाइफ। क्यों जरूरत है प्रिपरेशन फॉर लाइफ की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन में एंट्री नहीं लेंगे तो वो अधूरे में रह जाएंगे, उनको लगेगा कि कहीं वो चलते चलते रुक गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद वो किसी व्यवसाय को चुन सकें, वो जिंदगी में बेहतर तरीके से रह सकें, ये सब हमें करना है। जैसे इक्विप लर्नर्स विद नॉलेज, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, हमको लर्नर को ज्ञान भी देना है, मूल्य भी देना है, और जीवन कौशल देने हैं। किसके लिए जीवन कौशल, ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके, वो कोई आजीविका चला सके, और वो एक रेस्पॉन्सिबल एडल्टहुड भी का भी निर्वहन कर सके। फिर फाउंडेशन फॉर हायर स्टडी तो है ही, build the disciplinary depth and critical thinking needed for university and professional education। क्यों, क्योंकि इसमें डिसिप्लिनरी डेप्थ भी, मतलब डिसिप्लिनरी डेप्थ का ये निर्माण करती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है स्टूडेंट्स में, जो कि यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए चाहिए। वोकेशनल रेडीनेस, आपको व्यावसायिक रूप से तैयार करने वाली होनी चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन। प्रोवाइड एक्सपोजर टू वोकेशनल या स्किल सब्जेक्ट, सो स्टूडेंट्स हु एग्जिट आफ्टर क्लास 10 और 12 आर एम्प्लॉयबल। तब से यही बात हो रही है कि वो बच्चा जो क्लास 10 के बाद निकल गया, जो क्लास 12 के बाद निकल गया, वो एम्प्लॉयबल हो सके, उसका कोई रोजगार में लिप्त हो सके, इसके लिए हमें उसको तैयार करना है। ऑलराउंड डेवलपमेंट तो करना ही है, डेवलप फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल एंड एस्थेटिक फैकल्टीज, नॉट एकेडमिक्स अलोन। हमें सिर्फ उसको पढ़ाई लिखाई में नहीं, बल्कि उसका फिजिक बढ़िया हो, उसके इंटेलेक्ट का विकास हो, इमोशनली इंटेलिजेंट बने वो, उसके पास मॉरल और एस्थेटिक फैकल्टीज भी हों। देन डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी कि फोस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, नेशनल इंटीग्रेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर। ये बालक में फोस्टर करे, निहित करे, संवर्धित करे, क्या चीज, संवैधानिक मूल्य, राष्ट्रीय एकीकरण एवं साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है इसलिए मुझे यॉर्निंग आ रही बार बार, बट आई विल कंप्लीट इट एंड कंप्लीट इट इन ए बेटर वे। और बहुत मतलब मन खुश हुआ मेरा, मुझे खुद, जब मैंने इस तरह से सोचा कि एक ही टॉपिक को मैं आपको दो तरीके से अगर पढ़ा सकूं, तो मैं काफी एक्साइटेड थी इसको, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके ही सोने जाना चाहती हूँ। ओके, देन डाइवर्सिटी एंड चॉइस। डाइवर्सिटी एंड चॉइस मतलब एनईपी 2020 स्ट्रेसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट चॉइस, रिमूविंग रिजिड, जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम्स की बाउंड्री थी, रिजिड बाउंड्री, उसको रिमूव कर दिया गया है। और आई एम सॉरी, और विद्यार्थियों को ये सुविधा दी गई है, उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ये लचीलापन है उनके संग कि वो अपने मन के विषय, अपनी रुचि के विषय, अपनी पसंद के विषय चुन सकेंगे। ओके,
देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या नेचर इसका क्या है, तो टर्मिनल भी है एज वेल एज ट्रांजिशनल भी है। कह रहे हैं ना कि जो लोग यहीं तक पढ़ाई करके रुक जाएंगे उनके लिए टर्मिनल है, लेकिन जो हायर एजुकेशन में जाएंगे उनके लिए ट्रांजिशनल है। डाइवर्सिफाइड करिकुलम की बहुत बात होती है सेकेंडरी एजुकेशन में कि करिकुलम यहाँ डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जितना हायर एजुकेशन तो स्पेशलाइजेशन की स्टेज है, तो डाइवर्सिफाइड करिकुलम सेकेंडरी एजुकेशन की मांग है। एकेडमिक भी हो, वोकेशनल भी हो, को करिकुलर भी हो, सब साथ में सिखाया जाए। एडोलेसेंट सेंटर्ड, ये कितनी खास बात है, क्योंकि पढ़ कौन रहा है सेकेंडरी एजुकेशन में, इन्वॉल्व कौन है, स्टूडेंट कौन है वहां का, एडोलेसेंट। तो उसकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड को केटर करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रही है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है ना, तो सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 10th का बोर्ड, क्लास 12th का बोर्ड, हल्ला होता था शुरुआत में हम लोगों के जमाने में, उसके भी पहले। और मुझे याद है जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो लोगों का कुछ ऐसा था कि जो नकल करते पकड़ा जा रहा था उसको जेल में डाल दिया जा रहा था। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स में हम नहीं जाएंगे ना, ये बात करेंगे कि अच्छा था कि खराब था, पर ये था, एकदम हल्ला था। कहीं खानदान में किसी की 10th का बोर्ड होता था, 12th का बोर्ड होता था, तो सबको पता रहता था कि शादियां नहीं रखी जाती थी उन सालों में, महीनों में, कि बच्चे का बोर्ड है ना। तो बहुत ज्यादा ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहा है सेकेंडरी एजुकेशन, और इंक्रीजिंगली मल्टीडिसिप्लिनरी। लेकिन अब धीरे धीरे ये बहुविषयक हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी हार्ड सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम्स को डिस्करेज किया है, हतोत्साहित किया है। देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा देखिए, फ्रॉम द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 टू द सार्जेंट रिपोर्ट ऑफ 1944, इतना आएगा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की बात करेंगे, कितना कुछ आपको जानना है। देखिए 1813 में चार्टर एक्ट आया, फर्स्ट ब्रिटिश फाइनेंशियल प्रोविजन 1 लाख तक दिया गया इंडियन एजुकेशन के लिए उस वक्त। देन 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहते हैं। फिर 1882 में हंटर कमीशन आया, इसने 2 स्ट्रीम्स को रिकमेंड किया कि लिटरेरी और वोकेशनल होना चाहिए सेकेंडरी स्टेज पे। फिर 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन आया है, ये बता रहा है कि लिंक बिटवीन सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एग्जामिन्ड, इसने जांच की उस लिंक की जो सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जोड़ती थी। सैडलर कमीशन आ रहा है आपका 1917 में, रिकमेंडेड ए सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1929 में हार्टॉग कमेटी आई, जिसने की स्ट्रेस किया डाइवर्सिफिकेशन पे और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सपेंशन को रोका। और 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आती है, जो कि उस वक्त बात करती है फ्री यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन एंड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन प्लान की। आज तक यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। यूनिवर्सल प्राइमरी भी मतलब मान लीजिए तो है, 100% तो वो भी नहीं है कि 100% हो गया, ऐसी बात भी नहीं। देन अब एक एक को देख लीजिए। वुड्स डिस्पैच और हंटर कमीशन, ये वुड्स डिस्पैच 1854 में है और हंटर कमीशन 1882 में है। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है भारत में। रिकमेंडेड ए प्रॉपरली ग्रेडेड सिस्टम ऑफ स्कूल्स, वर्नेकुलर प्राइमरी, एंग्लो वर्नेकुलर मिडिल एंड हाई स्कूल्स, इस तरीके के स्कूल्स इसने चलाए। प्रपोज्ड डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस में पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट को के लिए प्रपोज किया। इंट्रोड्यूसिंग ग्रांट इन एड, ये मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि सबसे पहले भारतवर्ष में ग्रांट इन एड की परंपरा किसने शुरू की थी, वुड्स डिस्पैच ने। टू इनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइज इन सेकेंडरी स्कूलिंग एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम लेटर एस्टैब्लिश्ड इन 1857, और भारत में एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम की नींव वुड्स डिस्पैच से ही पड़ती है। फिर हंटर कमीशन, जिसको कि इसका पूरा नाम इंडियन एजुकेशन कमीशन था, चेयर्ड बाय डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। फर्स्ट मेजर रिव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन आफ्टर वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच के बाद ये पहला मेजर रिव्यू किया गया विद्यालयी शिक्षा का। रिकमेंडेड सेकेंडरी एजुकेशन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रीम्स, इसने ये संस्तुति दी कि द्वितीयक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया जाए, लिटरेरी लीडिंग टू यूनिवर्सिटी और वोकेशनल प्रिपेयरिंग फॉर कमर्शियल और प्रैक्टिकल लाइफ। वही बात देखिए कब से की जा रही है कि भाई दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बच्चा सेकेंडरी का पढ़ने के बाद हायर में पढ़ेगा, और या वो कोई जॉब अपनाएगा। तो अगर हायर में जा रहा है तो उसको कहा गया लिटरेरी, और अगर कोई जॉब में जा रहा है तो उसको कहा गया वोकेशनल। अर्ज ग्रेटर गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इंडिजिनस एंड गर्ल्स एजुकेशन, इसकी बात हुई। एंड इनकरेज ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स टू लोकल बॉडीज, प्राइवेट मैनेजमेंट विद ग्रांट्स इन एड, ये सारी बातें हंटर कमीशन में कही जा रही हैं। देन सैडलर कमीशन, जो कि आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसने क्या कहा, चेयर्ड बाई Dr. Michael Sadler, though focused on Calcutta University, its findings reshaped secondary educational nationally. मतलब कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूरी तरीके से
स्पेसिफिकली ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी जो फाइंडिंग्स थी, इसके जो सुझाव थे, उसने राष्ट्र भर में माध्यमिक शिक्षा को एक आकार दिया। रिकमेंडेड 12 ईयर स्कूल कोर्स बिफोर यूनिवर्सिटी रेजिंग द इंटरमीडिएट स्टेज। इसने कहा कि 12 साल तक का स्कूल कोर्स पढ़ना चाहिए आदमी को यूनिवर्सिटी में जाने से पहले। proposed a separate board of secondary and intermediate education independent of universities, यूनिवर्सिटीज से स्वतंत्र। इसने कहा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन होना चाहिए एंड रिकमेंडेड इंटरमीडिएट कॉलेजेस टू ब्रिज स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। सारी बातें कब हो रही हैं ये भी देखने की बात है। 1929 में हर्टॉग कमेटी आती है, जो कि ऑक्सिलियरी कमेटी थी साइमन कमीशन की, चेयर्ड बाय सर फिलिप हर्टॉग। इन्होंने कहा फाउंड अनप्लैंड रैपिड एक्सपेंशन हैड लोअर्ड द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, मतलब सुनियोजित तरीके से किए बिना और बहुत तेजी से बहुत सारे जो सेकेंडरी स्कूल खुले हैं उसने उसकी क्वालिटी गिरा दी है, ऐसा उसने कहा। रिकमेंडेड डाइवर्जन ऑफ स्टूडेंट्स टू वोकेशनल इंडस्ट्रियल कोर्सेज आफ्टर क्लास 8 इंस्टेड ऑफ ऑल परस्यूइंग द एकेडमिक लिटरेरी लाइन। उस वक्त कहा गया कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो क्लास 8 में है वो जाके सीधे एकेडमिक और लिटरेरी लाइन चुन ले। वो मतलब बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें अभिप्रेरित कीजिए कि वो वोकेशनल और इंडस्ट्रियल कोर्सेज लें। एंड स्ट्रेस्ड कंसोलिडेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट ओवर क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन। ये बात हर्टॉग कमेटी 1929 में कह रही है। देन जो सार्जेंट रिपोर्ट है जो 1944 में आई, जॉन सार्जेंट पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री इंडिपेंडेंस ब्लूप्रिंट फॉर एजुकेशन। मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट था। इसने क्या कहा, प्रपोज्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14। इसने कहा था इनवाइसेस ए हाई स्कूल एज ऑफ 6 years itself split into academic and टेक्निकल वोकेशनल हाई स्कूल्स। फिर इसने कहा था कि सिलेक्टिव एडमिशन किया जाए हाई स्कूल में भी, आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लीजिए। एम्ड टू अचीव दीज टारगेट्स ओवर ए 40-year प्लान। इसने कहा था कि 40 ईयर के प्लान पे हम इसको चलाएंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंस और पार्टीशन से 1947 के ये इंटरप्ट हो गया। Considered the last major colonial era policy statement, it set the agenda that post-independence commissions built upon। ये माना जाता क्या है ही, क्योंकि 1947 में देश आजाद हो गया, तो आखिरी ये कॉलोनियल एरा का पॉलिसी स्टेटमेंट था। इसी ने कई सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस की एजेंडा सेट किए हैं। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से एनईपी 2020 तक चलेगा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में मुदालिया कमीशन 1952-53 से हम चलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक। क्यों हम मुदालिया से चल रहे हैं, क्योंकि पहला जो शिक्षा आयोग बना था वो तो यूनिवर्सिटी के लिए था, राधाकृष्णन। ओके, तो अब इसकी टाइमलाइन देख लीजिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालिया कमीशन, ये फर्स्ट मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस रिव्यू है। फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन आता है, इसको एजुकेशन कमीशन कहते हैं, नॉट इंडियन, तो नहीं तो ये हंटर कमीशन हो जाएगा। कोठारी कमीशन, इसने 10+2+3 स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया। फिर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1968 में, जिसने अडॉप्ट किया 10+2+3 को। फिर 1986 में आती है और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आता है, जिसने कहा कि नवोदय विद्यालय खोले जाएं, कॉमन कोर करिकुलम की बात की। फिर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 में आता है, जिसने चाइल्ड सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी की बात की। फिर आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2000 में से ये राष्ट्रीय माध्यमिक, जिसने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, 2009 में आ रहा है ये। और 2020 में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, जो कि 5+3+3+4 कह रही है और सेकेंडरी स्टेज को रीडिफाइंड कर रही है। ओके, अब एक एक करके देखते चलिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि मुदालिया कमीशन ने के नाम से जाना जाता है, ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया इसके चेयरपर्सन थे, है ना। डायग्नोज किया इसने कि सेकेंडरी एजुकेशन का जो सेंट्रल डिफेक्ट है, इसने कहा जो मेन कमी है कि ये बहुत ज्यादा बुकिश है और थियोरिटिकल है। फिर इसने रिप्लेस किया 11 ईयर के स्कूल कोर्स को विद हाई स्कूल पैटर्न 11+3 मॉडल विद डाइवर्सिफाइड करिकुलम फॉर क्लास 9, ऐसा इसने कहा। इसने मल्टीपर्पज स्कूल को प्रपोज किया कि हम जो ऑफर करें, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाएं, साइंस भी पढ़ाएं, टेक्निकल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड फाइन आर्ट स्ट्रीम्स के विषय इसमें पढ़ाए जाएं। रिकमेंडेड ए ब्रॉड बेस्ड करिकुलम, क्राफ्ट वर्क एक्सपीरियंस एंड इंप्रूव्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज की इसने बात की। और सजेस्टेड रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन की बात की। देखिए, इंटरनल असेसमेंट की बात मुदालिया कमीशन कह रहा था 1952 में, अलॉन्ग साइड एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप इंटरनल असेसमेंट भी कीजिए। देन
कोठारी कमीशन आपका 1964-66 में आ रहा है। ये 10+2+3 की बात कर रहा है। ये कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कर रहा है। इसका मोटो था एजुकेशन शुड एम फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। एंड एनईपी 1968 एंड एनपीई 1986 और पीओए 1992 क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो थी वो पहली राष्ट्रीय नीति थी जिसने 10+2+3 को अडॉप्ट किया, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अडॉप्ट किया और कोठारी कमीशन के कोर आइडियाज को भी अडॉप्ट किया। एनपी 1986 ने इम्फेसाइज किया किसके कि इक्विटी हो, इसके लिए इन्होंने नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, वन पर डिस्ट्रिक्ट, ताकि कि जो मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं वो इनमें उनको इसमें एडमिशन दिया जाए। कॉमन कोर करिकुलम की बात की और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में रिवाइज किया गया। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एनपी 1986 था ये, और इसने किसकी बात की, वोकेशनलाइजेशन, क्वालिटी नॉर्म्स यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। देन आपका एनईपी 2020 आता है, रिन्यू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर एंड द सेकेंडरी स्टेज। इसको यूनियन कैबिनेट से 29 जुलाई 2020 को ये अप्रूव हुआ है। इसने एनपी 1986 को रिप्लेस किया। इंडिया फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। इसने 10+2+3 स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया 5+3+3+4 से, और ये रिजिड सेपरेशन साइंस और कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम का था उसको ये खत्म करती है। वो कह रही है कि स्टूडेंट अपने रुचि के विषय अपने हिसाब से चुनेंगे। ये कहती है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाएगी, उनके पास ऑप्शन होगा टू एग्जिट आफ्टर क्लास 10 इनटू वोकेशनल स्ट्रीम्स एंड री एंटर लेटर, कि वो क्लास 10 के बाद उनका मन है कोई वोकेशन में जाने का, वो पढ़ाई छोड़ दें, जाए वोकेशन करके आए, वो फिर से दोबारा ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। इसने कहा कि कक्षा 6 के बाद से ही आप वोकेशनल एजुकेशन जोड़ दीजिए विद इंटर्नशिप, उनको इंटर्नशिप दीजिए। टारगेट ऑफ 50% स्टूडेंट्स एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन बाई 2025 ऐसा सोचा गया था, हालांकि 20-25 निकल गया। एंड बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज नॉट रोट मेमोराइजेशन, प्रपोजल फॉर एग्जाम्स ट्वाइस ए ईयर, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कहा है। अब एनसीएफएससी 2023 और करंट इनिशिएटिव्स क्या है इसके, ये आपका रिलीज हुआ है अगस्त 2023 में एनसीईआरटी के द्वारा। ऑपरेशनलाइज, भाई एनईपी 2020 ने तो सारे लेवल की बात कर दी है, तो लेकिन ये स्कूल एजुकेशन के लिए उसको बना रहा है कि कैसे स्कूल एजुकेशन पे इसको अप्लाई किया जाए। रिकमेंड्स ए सिंगल सेकेंडरी स्टेज विद चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम ग्रेड 9 इटसेल्फ, ऐसा कह रहा है ये। प्रपोजेस मूविंग फ्रॉम द एनुअल एग्जाम पैटर्न टुवर्ड्स सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम, कि आप एनुअल से सेमेस्टर हो जाइए। Adds environmental education as an interdisciplinary area and stronger emphasis on reasoning, ethics and argumentation, ऐसी बात एनसीएफएससी 2023 में लिखी है। और जो स्कीम्स और प्रेजेंट स्टेटस अभी माध्यमिक शिक्षा का है वो क्या है, समग्र शिक्षा चल रही है। इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला स्कीम कवरिंग प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, प्री प्राइमरी को सीनियर सेकेंडरी तक जोड़ दिया है। फिर पीएम श्री स्कूल्स की बात चल रही है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है लेकिन with parallel gains in school infrastructure भी बढ़ रहे हैं। And NCERT rolling out revised secondary stage textbooks aligned to NCFSE 2023 ने phased manner, मतलब एक प्लान तरीके से कि इतने लोग इतनी निकालेंगे फिर इतनी निकालेंगे करते करते ये तय किया गया है कि NCERT रिवाइज्ड सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक निकालेगी जो कि NCFSE 2023 के रिकमेंडेशंस के हिसाब से होंगे। ओके, देन चैलेंजेस, फेसिंग चैलेंजेस क्या है सेकेंडरी एजुकेशन में, कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, क्वालिफाइड सब्जेक्ट टीचर्स कम मिलते हैं, रोट लर्निंग और एग्जामिनेशन कोचिंग कल्चर का आप कह सकते हैं बोलबाला है, और वोकेशनल एकेडमिक इंटीग्रेशन अभी भी कम है, सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं करते वोकेशनल स्ट्रीम में जाते हैं उनके साथ। डिजिटल डिवाइड ने ब्लेंडेड और टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग की एक्सेस को रोका है। एंड स्लो अनइवन स्टेट वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 एंड एनसीएफएससी 2023 टाइमलाइंस, यानी कि बहुत से राज्यों में या तो इंप्लीमेंट नहीं हुई या पीछे चल रही है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखिए कैसे प्रश्न आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर में आप इसे खुद पढ़ लीजिए, ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बहुत कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की एक साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, डिफाइन सेकेंडरी एजुकेशन एंड स्टेट इट्स पोजीशन इन इंडिया स्कूल स्ट्रक्चर, लिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपर्पज स्कूल्स रिकमेंडेड बाय द मुदालियर कमीशन, है ना। लॉन्ग आंसर देखिए, ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम द वुड्स डिस्पैच टू द कोठारी कमीशन, ये तो कोठारी तक ही पूछ रहा है, उसके आगे नहीं पूछ रहा कि बताइए आप इवोल्यूशन बताइए, वुड्स डिस्पैच से शुरू होकर कोठारी कमीशन तक सेकेंडरी एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुई है, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताइए, है ना।
तो इस तरीके का आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सेल्फ असेसमेंट लिख के देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं। इन की टेक अवे, सेकेंडरी एजुकेशन ब्रिजेस एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन, तो ये टर्मिनल भी है और ट्रांजिशनल भी है। इसकी जर्नी शुरू होती है हिंदुस्तान में 1854 के वुड्स डिस्पैच से, फिर आ रहा है आपका हंटर कमीशन, फिर सैडलर कमीशन, फिर हॉटॉक कमेटी, फिर सार्जेंट रिपोर्ट, फिर आपका ये कॉलोनियल एरा का लास्ट है, फिर शुरू हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें मुदालियर, फिर कोठारी, फिर एनपी 1968, फिर एनपी 1986, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और फिर एनसीएफ एससी 2023। फिर ईच लैंडमार्क रेस्पॉन्डेड टू द नीड्स ऑफ इट्स टाइम्स, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे डाइवर्सिफिकेशन हो, वोकेशनलाइजेशन हो, इक्विटी हो, और अब जो फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हो रही है, डिसिप्लिनरिटी की, वो हमेशा एक लैंडमार्क रहा है, जैसा समय रहा है उसके हिसाब से परिवर्तन आते गए। एंड एनईपी 2020 का 5+3+3+4 स्ट्रक्चर मार्क्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस माना जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार सेकेंडरी एजुकेशन का ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चर है। ओके, अब खत्म हुआ। तो बहुत लेंदी था, है ना, लेकिन सब कुछ कवर हो गया है इसमें, और डीप जितना चाहे पढ़ी। अब इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा शॉर्ट क्रिस्प और पॉइंटर के साथ आपका एजुकेशन माइनर के लिए बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।